जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं जनन वाले चैप्टर से इतना टॉपिक। यानी इसमें हम आज कवर करने वाले हैं मादा जनन तंत्र होता क्या है, ठीक। उसके बाद नर जनन तंत्र क्या होता है, उसके बाद पौधों में लैंगिक जनन। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एज इट इज आपके लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में रखा गया है, ठीक। इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इतने ही तुम्हारे पास हैं, ठीक। छोटे छोटे और भी टॉपिक हैं, बस इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो बहुत सारा आप कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने जब आएगा लॉन्ग में मादा जनन तंत्र, दूसरा आपके सामने नर जनन तंत्र, तीसरा आपके सामने पौधों में लैंगिक। ये 3 टॉपिक आने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सामने कैसे हेडिंग डालनी है, मान लेते मादा जनन तंत्र आएगा, यानी जिसको हम इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले देखिए लिख रखा मादा जनन तंत्र, ये लिए हेडिंग डालेंगे। उसके बाद संरचना में ये प्यारा सा आप क्या कर देंगे, यहाँ से डायग्राम बनाएंगे। क्या होगा ना, डायग्राम बनाएंगे। ये लिख के एक एक हेडिंग डाल के अब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, काम हो जाएगा। अब इस डायग्राम को हमारे साथ बनाते चलिए कि कैसे बनाना है, ठीक है। इस पे बनाइए, यहाँ से देखिए, इस पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने ये पेज हो गया, ठीक है। पेज पे क्या कर देगा 1n, ठीक है, यानी हाफ कर देना, मतलब आधे में यहाँ पर प्यारा सा चित्र बना देना यहाँ से। अब इस चित्र को ध्यान से सुनिए, नीचे से थोड़ा सा क्या कर देंगे, ऐसे उठ के जाएगा ये सीधा। अब हल्का सा क्या कर देना, टेढ़ा कर देना और इस टाइप से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने इधर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये बाहर की तरफ मूव करेगा, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये दोनों लगभग लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। अब यहीं से क्या होगा, ये वाला भाग ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या कर देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये हो गया और यहीं पर आपके सामने क्या होगा, इनका अंडा हो जाएगा, ठीक है। भाई ये तो अंदर चला जा रहा है जी, ठीक है। यहीं पर इनका क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो गया, अंडाशय। इसको बाहर की तरफ लेकर आएंगे यहाँ पर, ये आपके सामने प्यारा सा क्या हो गया, अंडाशय हो गया है यहाँ से, ठीक। इसको और शेडिंग वगैरह कर देंगे, इधर से चला आएगा ये और ये इधर चला जाएगा इधर से, ठीक है। ये आपके सामने इधर से चला आएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको नाम नेमिंग कर देना, यही आपको सेम टू सेम बनाना है जो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या होता है, ये जो नुमा है इसको क्या बोलते हैं, गुर्दे अंडाशय बोलते हैं। जो अंडाशय हमने हेडिंग डाल दिया है यहाँ से, ठीक। अब अंडाशय क्या होता है इसके बारे में सुनिए। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 अंडे होते हैं, एक अंडा यहाँ एक अंडा यहाँ। हर मंथ देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडा निकलता है, एक अंडा, ठीक है। यही आगे चल के फर्टिलाइजेशन करके बेबी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक। तो ये अंडाशय, एक अंडा इधर एक अंडा इधर हो गया। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। जो अंडे को लेकर जाती है उसी को अंडवाहिनी बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। और याद रखना, निषेचन की प्रक्रिया मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है इसी के अंतर्गत होता है, ठीक। उसके बाद ये जो तुम्हारे पास बैग लाइक स्ट्रक्चर, खाली जगह है जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में यूट्रस यानी बच्चेदानी बोला जाता है, तो गर्भाशय हो गया। इसके बाहरी हिस्सा तुम्हारे पास इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। योनि तुम्हारे पास यहीं पर सर्विक्स और योनि एक ही होता, थोड़ा सा ऊपर की तरफ सर्विक्स होता, नीचे की तरफ आपके योनि होता है। लिस्ट में तुम्हारे पास लिख रखा वल्वा, वल्वा भाग जिसको हम क्या बोलते हैं, भगोष्ठ बोलते हैं। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव का सबसे बाहरी जो तुम्हारे पास शरीर के बाहर वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, भगोष्ठ बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर हो गए, ये आपके हेडिंग हो। अब तुम बताओ, ऐसे इस केस से हेडिंग डाल के डायग्राम बना के लिख दिए। अब इन्हीं को एक एक हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, अपना नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब टीचर ये देख लिया प्लस में ये देख लिया तो जान जाएगा कि बच्चों को कुछ न कुछ आता है, ठीक है। तो ये आपके सामने डायग्राम हो गया, एकदम से सिंपल वे में डायग्राम है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा सुनिए इनके बारे में, इनकी कहानियाँ सुने चलिए। पहले जाता है अंडाशय। अंडाशय अंडाकार संरचना उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होता, बोले थे इस साइड और इस साइड दोनों साइड स्थित होता है। अंडाशय से अंडे बनते, देखिए अंडाशय में ही अंडे बनते हैं, ठीक। अब कोई पूछेगा अंडा कहाँ बनता है तो बोलेंगे अंडाशय के अंदर अंडा बनता है, ठीक। अब इसमें बहुत सारे हार्मोन काम आते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन अंड के बनाने में सहायता करते हैं। मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ये अंडाशय वाला भाग है, इसी के अंदर अंडा बनता है। इसी के अंदर एस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टेरॉन नामक हार्मोन होते हैं जो अंडा बनाने में मदद करते हैं। ये पॉइंट हो गया।
नेक्स्ट में अंड एक सूत्री होते, एक सूत्री मतलब केवल और केवल फीमेल वाला पार्ट रहेगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक सूत्री। मेल वाला केवल पार्ट रहेगा तो उसे एक सूत्री बोलेंगे। तो हप्लाइड नेचर का होता है, ठीक। तो ये आपके सामने अंडे की कहानी हो गई। अब अंडा कैसे बनता देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन ऐसे विभाजन होते हैं जिसमें एक सेल से सीधे 4 सेल बन जाता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। अर्धसूत्री प्रथम होता है, अर्धसूत्री द्वितीय होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जनन कोशिकाओं अंडों का निर्माण करती है, मतलब कहेगा यानी अंडाशय में अंडा किस प्रक्रिया के द्वारा बनता, किस विभाजन के जरिए, तो बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन के जरिए अंडाशय बनने का काम होता है। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन हो गया है ओवरी के बारे में, मतलब ये वाला चीज़ हो गया। अब आगे की तरफ ये जो नलीनुमा संरचना होती है, ये नलीनुमा, इसी को अंडवाहिनी बोलते हैं। तो आगे क्या लिख रखा, अंडवाहिनी के बारे में चलते हैं। अंडवाहिनी क्या लिख रखा देखिए, लिख रखा यह संरचना में, देखिए अंडवाहिनी जिसे हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या ओविडक्ट बोलें या अंडवाहिनी, बात एक ही है। क्या लिख रखा है, यह संरचना में नलिका समान होती है, मतलब संरचना में देखा जाए तो नलीनुमा संरचना, बोले तो मुड़ के जा रही है। इसका एक सिरा अंडाशय तथा दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। अब इनकी कहानी जो बोल रहा है, बोले ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका प्रथम सिरा अंडाशय तथा दूसरा सिरा किससे अटैच होता है, गर्भाशय से अटैच होता है। अंडाशय और गर्भाशय से अटैच होता है, ठीक है, अंडाशय तथा गर्भाशय से अटैच होता है। अंडाशय की तरफ अंगुली नुमा संरचना होती है जिसके हम फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये जो आपके सामने फिंगर नुमा संरचना होती है, ये जो फिंगर नुमा संरचना होती है, अंडा निकलता है इसे पकड़ लेता तुरंत है, ठीक है। तो इसी को फिम्बरी बोला जाता है, जो तुम्हें पकड़ने का, ट्रैप करने का काम करता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती, याद रखना, जो निषेचन की क्रिया होती है यानी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, कहाँ पर होता है, आपके सामने अंडवाहिनी में, यानी अंडा के अंदर होता है। तो ये आपके सामने ओविडक्ट के बारे में यानी फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी के बारे में हुआ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी पे क्या लिख रखा है, अब गर्भाशय के बारे में दिया, क्या लिख रखा है, गर्भाशय मूत्राशय तथा मलाशय के बीच में स्थित होता है, मतलब जो पेशाब वाली थैली होती है और जो मलाशय मतलब जो नली आती है, हमारे टॉयलेट वाली नली आती है, उनके बीच में एक थैली नुमा संरचना होती है, उसी को क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोला जाता है, जिसे मांसल संरचना होती है। इसमें केवल और केवल मसल बनी होती है, इसी के अंदर बेबी 9 मंथ तक ग्रो करता है। अंडवाहिनी इनको दोनों ओर क्या करती है, तो भागों में खुलती है। कहने का मतलब क्या होती है, जो अंडवाहिनी होती है, देखिए अंडवाहिनी यहाँ पर आके खुलेगी, ये वाला चीज़ यहाँ पर आके खुलेगा, तो ये गर्भाशय में आके ही खुलती है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचन अंड को परिवर्धन काल में, मतलब क्या होता है, जैसे निषेचन हो गया तो बेबी को 9 मंथ तक क्या कर देना, डेवलप कराना, 9 मंथ तक ग्रो कराना है, ठीक है। काल में जब तक कि यानी विकसित होकर शिशु के रूप में जन्म न ले आश्रय तथा भोजन प्रदान करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे अभी फर्टिलाइजेशन हो गया तो शिशु को भोजन देना, ठीक है, भोजन देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सब कुछ गर्भाशय के अंदर होता है। जब तक बेबी जन्म न ले तब तक आश्रय तथा भोजन प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, गर्भाशय की होती है, ये दे रखा है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आपके सामने क्या लिख रखा है यहाँ पर, निषेचन क्या होता है निषेचन के बाद तुम्हारे पास योनि वाले रीजन पे आते हैं, ठीक है। लिख रखा यह मादा वाह जननांग होते हैं, मतलब मादा का सबसे बाहरी अंग को क्या बोलते हैं, योनि बोला जाता है, जो लचीला तथा मांसपेशियों से होता है, ठीक है, मिलकर बना होता है, मतलब ये लचीला होता है तथा मांसल का बना होता है, ठीक है, केवल और केवल मांस, इसमें किसी तरह की बोन नहीं पाई जाती है, ठीक। योनि के अंदर शुक्राणुओं का गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। कहने का मतलब जैसे एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ वाला रीजन होता है इस पर में ही गिरता है और ये मूव करके बहुत तेज़ी से भागता है, क्या होगा, इधर कुछ भागेगा कुछ इधर भागेगा, जब अंडा की तरफ भागेगा, सही अंडे की तरफ भागेगा तो वही जाके उसको फर्टिलाइजेशन करेगा। अब फर्टिलाइजेशन करेगा जिससे बेबी डेवलप हो पाएगी, ठीक है। तो यही चीज लिख रखा, योनि के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, योनि क्या होती है, यानी समरूप होती है, किसके, जो मेल वाला सीसन वाला भाग होता है उसके स्वरूप होता है, ठीक। तो ये आपके सामने क्या रहा मेरे भाई, मादा जनन तंत्र के बारे में, ठीक। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पे चलते हैं, आपके सामने यहाँ पर देखते हैं नर जनन तंत्र के बारे में।
तो आपके सामने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रखा है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना, पूरा डिटेल में करना पड़ेगा। तो आपको हेडिंग डालना पड़ेगा ये, उसके बाद ये लिख के चित्र भी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो 1 बाय 1 करके इसको भी देखते हैं। तो आपके सामने ये रखा नर जनन तंत्र के बारे में, तो आप अच्छे से ऐसे हेडिंग डालेंगे नर जनन तंत्र, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, नर जनन तंत्र में विभिन्न निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे ये आपके सामने डायग्राम यहाँ पर दिया गया। ठीक, इतने भाग होते हैं, आप डायग्राम दिया गया। इस डायग्राम को हम अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके बनाते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसे पेज लेना, ट्राई जरूर करिएगा मेरे भाई। देखिए, ये आपके सामने क्या होगा, एक ऐसा पहले ऐसा एक भाग बनाना। ठीक, ऐसे भाग बना दिए, उसके बाद आपके थोड़ा सा इसको लेकर नीचे आना है, फिर एक क्या कर देना, ऐसा भाग बनाना है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको छोटा सा क्या कर देना, थोड़ा सा पतला कर देना, फिर ऐसे क्या कर देना, एक भाग ऐसे हो जाएगा यहाँ से। इतना भाग बना दिए, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं। इतना करने के बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ से एक नली नुमा संरचना आगे की तरफ मूव कराएंगे। क्या हो गया, आगे की तरफ ये नली नुमा संरचना मूव कराएंगे। इतना यदि समझ में आया होगा तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहीं से क्या कर देना, 1 2 3 4 बना देना, 1 2 3 4 बना देना। गिन के नहीं बनाओगे तभी कोई टेंशन नहीं है, आगे देखो। अब देखो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ये क्या होगी, नली आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, आगे की तरफ मूव करेगी, हल्का सा टेढ़ा कर देना। क्यों, अभी रीजन हम आपको बताएंगे यहाँ से। ठीक है, ये आगे की तरफ मूव हो गई, और यहीं पर आपके सामने क्या होता है, प्यारा सा आपका, ठीक है, टेस्टिस होता है। ठीक है, टेस्टिस हो गया ऐसे। अब इसको पकड़ने के लिए आगे जब मूव करेगा ना, तो इसी में ऐसे होता है। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो गया, इस टाइप से पकड़ता है। तो ये आपके सामने एक हो गया। इधर एक टेस्टिस होता है आपके सामने यहाँ पर, तो इसी को भी क्या कर देते हैं हम, आगे की तरफ मूव कराते हुए लेकर आते हैं। ठीक है, आगे की तरफ मूव कराते हुए लेकर आते हैं, ये हो जाएगा। अब इसी में क्या कर देना है, यहाँ से एक ठीक वृषण और बना देना। ठीक है, ये आपके सामने इधर हो जाएगा। ठीक है, ये पहुँच गया है, ये 2 आपके सामने वृषण हो चुके हैं। अब आगे की तरफ मूव यदि कराया जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, आगे की तरफ मंसल नुमा संरचना होते हैं, जो आगे चल के ऐसे आगे थोड़ा सा ये बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चल के क्या कर देंगे, इधर आएगा, तो ये आपके सामने इधर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यही आके क्या कर देता है, इसमें कनेक्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये कनेक्ट हो जाता है यहाँ से। यही चीज़ आपको क्या कर देना, थोड़ा सा अच्छे से बना देना, काम हो जाएगा। तो ये आपके सामने देखिए वही लिख रखा है। क्या लिख रखा है, ये आपके सामने संरचना। ये जो तुम्हारे पास ये गोली नुमा संरचना होता है, इसी को टेस्टिस बोला जाता है, जिसको नॉर्मल भाषा में हिंदी में बोला जाए तो वृषण बोला जाता है। वृषण बाहर हमारे शरीर के, वो लटका हुआ नीचे की तरफ भाग रहता है। नीचे क्यों रहता है, अब नीचे एक तुम्हारे पास थैली में क्या होता है, ऐसे बंद होता है। उस थैली को क्या बोलते हैं, वृषण कोष बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में सैक्रोटम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वृषण कोष हो गया। ठीक, अब ये जो नली नुमा संरचना जा रही है, इस नली को ही क्या बोला जाता है, आपके सामने शुक्रवाहिनी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि शुक्र को एक जगह से दूसरे जगह शुक्राणु को ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है शुक्रवाहिनी के बारे में। ये हो गया। अब ये शुक्रवाहिनी आगे की तरफ मूव करके यहाँ पर आइए। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। जब यहाँ से स्पर्म निकलता है, स्पर्म मतलब शुक्राणु निकलता है, तो उसको न्यूट्रिशन प्लस म्यूकस देने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, जो तेजी से मूव करके शरीर से बाहर निकलता है। ठीक, अब इसी के जगह कॉइलिंग नुमा संरचना होती है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। ये उसको क्या कर देता है, स्टोरेज करके, जितना बनेगा उसको स्टोरेज करके 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 रखने का काम होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने इतना दे रखा है। देखो लिख रखा आपके सामने क्या, देखो पहला पॉइंट, ये डायग्राम बनाएंगे, वृषण लिखेंगे। वृषण 2 होते हैं। ठीक है, वृष कोष देखा जाए तो जिसमें सैक्रोटम, जिसमें एक थैली होती है। ठीक है, थैली होती है जिससे बाहर की तरफ क्या करता है, लटका हुआ भाग को स्टोरेज करके रखता है। ठीक, अधिवृषण जिसको हम इपीडिडाइमस बोलते हैं, उसी के ऊपर जो जालीनुमा संरचना बनाई है। शुक्रवाहिनी जिसे हम वास डिफरेंस बोला जाता है, उसके बाद शुक्र। ठीक, वास डिफरेंस तुम्हारे पास क्या है, तो जो नलीनुमा संरचना होती है, ये नलीनुमा जो
स्पर्म को एक जगह से दूसरे जगह लेके आएगी। उसके बाद शुक्राशय यानी सेमिनल वेजाइकल, ये वाला तुम्हारे पास पोर्शन सेमिनल वेजाइकल होता है, नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड जो न्यूट्रिशन देता है, पेनिस जो यानी स्पर्म और यूरिन को बाहर निकालने का काम होता है इनका। ये डायग्राम बनाएंगे। अब लिख रखा देखिए शुक्राणु, देखिए ध्यान से क्या होता है, शुक्राणु एक जोड़ा होता है, देखिए एक जोड़ा शुक्राणु होता है, ठीक। यह उदर गुहा के बाह्य त्वचा में बनी थैली जैसी संरचना, मतलब एक तुम्हारे पास पाउच नुमा संरचना, जैसे हमारी पतली सी चमड़ी होती है उसी के अंदर बंद होता है। इसकी लंबाई लगभग 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई देखा जाए तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। क्यों शरीर से बाहर रहता है, क्यों? क्योंकि इसको शुक्राणु बनाने के लिए कम से कम 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, इधर पे आ जाते हैं, ठीक है। वृषण कोष दे रखा, कोष मतलब थैली जो होती है। यह एक पतली त्वचा झोलेदार संरचना होती है, ठीक है, झोलेदार संरचना होती है जो वृषण को बाहर रखती है, मतलब एक झोलीदार संरचना होती है जो वृषण को बाहर की तरफ लटकाए हुए रहता है, ठीक। नेक्स्ट में वृषण में शुक्राणु बनने के लिए शरीर के ताप के 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी शुक्राणु बन पाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब अधिवृषण का थोड़ा सा बारे में लिख देंगे, थोड़ा इनके बारे में लिखेंगे तो काम हो जाएगा। अधिवृषण क्या होता है, वृषण के निकट अधिकांश भाग वृषण कोष के भीतर कुंडली नुमा संरचना होती है जिन्हें अधिवृषण कहते हैं, ठीक। ये अब देखो बोले थे कुंडली नुमा जो संरचना होती है, यही जो कुंडली नुमा संरचना होती है इसी को अधिवृषण कहते हैं। ये वृषण से यानी शुक्रवाहिनी को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब जो टेस्टिस होता है उसको जोड़ने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इनकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर तक हो सकती है क्योंकि कॉइलिंग होती है। इनका मुख्य कार्य सखलन से पहले, सखलन मतलब जब सेक्स करते हैं जो शुक्राणु निकलता है, ठीक है, शुक्राणु निकलता है उस प्रक्रिया को सखलन कहते हैं। सखलन से पहले शुक्राणुओं को संचय तथा पोषण प्रदान करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, पोषण करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। जो जिम्मेदारी होगी तो पोषण देगा तभी न्यूट्रिशन मिल के अपना एनर्जी पा पाएगा। अब याद रखना एक बार आदमी इंटरकोर्स करता है यानी सेक्स करता है तो कम से कम 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म एक बार में निकलते हैं। कितना? 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, एनसीईआरटी का ये डाटा है, ठीक है। इतने स्पर्म एक बार निकलेंगे तो एक जाके फर्टिलाइज होगा तब हम पैदा हुए हैं। शुक्रवाहिनी क्या होती है, लिख रखा है विसरण यानी वृषण की दीवार से लेकर शीशन तक एक पतली सकरी नली होती है जिसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं। मतलब क्या होती है, एक नली होती है जो वृषण से क्या कर देती है, शीशन को जोड़ने वाली जो नली होती है उसी को शुक्रवाहिनी बोलते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं शुक्राशय यानी सेमिनल वेजाइकल तथा प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये क्या कर देती हैं, शुक्रवाहिनी जिस स्थान पर मूत्रवाहिनी से मिलती है वहीं पर शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्लैंड स्थित होते हैं। मतलब इस वाले रीजन पे देखा जाए तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड तथा सेमिनल वेजाइकल यहीं पर होते हैं, यहीं पर आके मिलते। यूरिक एसिड जो पेशाब होती है तो इसी को जब एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप सेक्स करेंगे ना तो उस समय यूरिन बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड उससे यूरिनी ब्लैडर को ट्रैप कर लेती है, बंद करने का काम करती है। तो ये लिख रखा देखो प्रोस्टेट ग्रंथि स्थित होती है। शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि एक क्षारी द्रव स्रावित करती है, मतलब चिपचिपा पदार्थ निकालती है जिससे जो तुम्हारे पास पेशाब एसिडिक नेचर का होता है, ये क्षारी नेचर का, उसको क्या कर देते हो, न्यूट्रलाइज कर देगा और साफ कर देगा जिससे हमारा स्पर्म बहुत तेजी से मूव कर सके, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जा सकता है, ठीक है, जिसके कारण उन्हें स्थानांतरण में सरलता मिलती है। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में सरलता यानी आसानी होती है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्राणु से मिलकर सीमेन का निर्माण करता है। याद रखना शुक्राणु अलग होता है, ठीक है, और सीमेन अलग होता है। यदि शुक्राणु को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर म्यूकस सब कुछ अच्छे से मिल जाता विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की मदद से, तब उसको क्या बोलते हैं, वीर यानी सीमन बोला जाता है, ठीक। तो ये बन गया यहाँ से। लास्ट एंड फाइनल आपके सामने क्या हो जाता है, शीशन। शीशन क्या होता है, शीशन एक बेलनाकार मांसल वाह जननांग होता है, मतलब हमारे शरीर के बाहर वाला जननांग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शीशन बोलते हैं। यह वीर को स्त्री की योनि तक पहुंचाया जाता है, मतलब इसकी मदद से क्या हो जाता है, जो वीर रहता है, वीर मतलब स्पर्म यानी सीमेन जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ये क्या कर देता है, फीमेल के अंदर इंटर कराने में काम आता है। तो ये आपके सामने रहा किसके बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में। अब इसी में लास्ट एंड फाइनल यहीं पर देख लेते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, ठीक है, जो लैंगिक जनन वाला बताए हुए थे, ठीक है। लैंगिक जनन तुम्हारे पास क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कईयों बार, ठीक है।
अब देखिए पौधों में लैंगिक जनन, अब ये देखा पौधों में लैंगिक जनन। अब पौधा देखेंगे गुरुदेव क्या होता है, पौधों में फूल वाला भाग लैंगिक जनन करता है और कोई भी भाग नहीं करता है। तो क्या लिख रखा आपके सामने, अब फूल देखेंगे तुम्हारे पास अलग अलग है, ठीक है। दूसरी में लिख रखा अनावृति पौधों में नर तथा, ठीक है, मादा जननांग पुष्प में स्थित होते हैं। पुष्प जनन की इकाई होती है, याद रखना कोई पूछेगा फूल क्या होता है, ठीक है, तो फ्लावर न बोल देना। फूल क्या होती है, पौधों की जनन इकाई होती है, यही जाके आगे चल के क्या बनाता है गुरुदेव, फल बनाता है, फल के अंदर सीड होता, सारी चीज़ें। पुष्प के 4 चक्र होते हैं, यदि चारों चक्र में से एक भी डैमेज हो तो वो पूर्ण चक्र के अंतर्गत नहीं है। पुष्प में टोटल 4 चक्र होते हैं। अब पुष्प तो तुम्हारे पास देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये एक ऐसे मान लेते हैं, ये डाल हो गया, डाल के बगल में ऐसा लगा हुआ भाग हो गया, ठीक है, तो ऐसे देखेंगे भाग होता है, ठीक, ये भाग। अब इसी में क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको कैलिक्स बोला जाता है, जो बाह्यदल पुंज है यही है। उसके बाद आप देखेंगे ऐसे पंखुड़ियाँ होती है, ऐसे देखेंगे अलग अलग कलर की पंखुड़ियाँ हो गई हैं, ठीक है, तो ये पंखुड़ियाँ हो गई हैं। तो इस वाले दल को क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज, इसको पंखुड़िया बोलते हैं, जिसको दलपुंज बोलते हैं। अब इसी के अंदर देखेंगे तुम्हारे पास क्या होता है, ऐसे संरचना होता है, देखो नॉर्मल भाषा में बनाते हैं ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या होता है, ऐसे संरचना, इसी को नर बोला जाता है और इसके अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, मादा वाला भाग होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। बाह्य दलपुंज क्या होती है, जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, ये वाला पोर्शन जो 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 पंखुड़ियों को पकड़ के रखता है। यदि इसको ऐसे बनाए, ठीक है, तो ये क्या होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले को ये ग्रीन कलर का होता है, इसी को बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स बोला जाता है, ठीक। दलपुंज जिसको नॉर्मल भाषा में पंखुड़ियाँ बोलते हैं, यानी पौधों में देखा जाए तो यही अलग अलग कलर का होता है, किसी में सफ़ेद होता है, किसी में तुम्हारे पास लाल होता है, ये सॉरी बाह्य दलपुंज तुम्हारे पास कोरोला बोलते हैं, ठीक है। पुंकेसर जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं, यानी नर वाला भाग होता है पुंकेसर, ठीक, यानी नर वाला भाग क्या होता है, एंड्रोसियम, यानी आपके सामने पुंकेसर होता है, यानी मेल वाला पार्ट यही होता है। स्त्री केसर जिसको गाइनोसियम बोलते हैं, जिसको मादा वाला भाग बोला जाता है, यानी किसी भी यानी फूल में 4 चक्रण होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। इसमें से एक भी डैमेज हुआ तो यानी पूर्ण फूल के अंतर्गत नहीं आएगा, ये बता देना। अब यहीं पर क्या कर देना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। क्या लिख रखा आपके ध्यान से सुनिए। बाह्य दलपुंज पुष्प के सबसे बाहरी चक्र होते हैं, जो प्रायः हरे रंग के होते हैं। देखेंगे पौधों को जो निचले हिस्से वाला पकड़ के रखता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक, वही हरे कलर के होते हैं। यह कलियों अवस्था में, यह कली अवस्था में पुष्प को रक्षा करता है। देखेंगे तुम्हारे पास ऐसे बंद होता है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, देखिए बाह्य दलपुंज इसको क्या कर देते हैं, इसको पकड़ के अंदर रखते हैं। जब फूल हो गया तो इसको ऐसे पकड़ के अंदर रखेगा कि इधर उधर न भाग जाए, ठीक, तो वो बोला गया। दलपुंज क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। दलपुंज क्या होता है, जो पंखुड़ी होती है उसी को दलपुंज बोलते हैं। यह पुष्प का द्वितीय चक्र होते हैं, जिसे, ठीक है, जिसमें चटकार यानी पीटल्स होते हैं। चटकार मतलब अलग अलग कलर के, देखेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया कलर होते हैं, जैसे गुलाब में देखेंगे अलग हो गया, गुड़हल में देखेंगे तो अलग हो गया, और चमेली में देखेंगे अलग होगा। जो पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं उसी को ही क्या बोला जाता है, दलपुंज बोला जाता है, ठीक। यह परागकण के लिए कीटों को आसानी से आकर्षित करते। बताओ जितना खूबसूरत रहेगा उतना अट्रैक्शन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कोई तुम अच्छी चीज़ देखते हो तो अट्रैक्शन तुम्हारे अंदर ज़्यादा होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबके अंदर ये प्रक्रिया होती है। तो उस तरह से फूलों के अंतर्गत देखा जाए तो जो दलपुंज वाले हिस्से होते हैं ये बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, जिसे कीट देखेगा तो वहाँ पर आएगा, जिससे परागकण यानी पोलिनेशन होने का चांस बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब इसमें क्या आ जाते हैं आपके सामने, यानी पुंकेसर के बारे में सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पुंकेसर क्या होता है गुरुदेव, लिख रखा पुंकेसर नर जननांग होते हैं, जिन्हें स्टेमन कहा जाता है, यानी इस पूरी को मिला के क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। यह 2 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। पहला, पुंकेसर का अगला भाग फूला हुआ भाग, ये वाला भाग फूला हुआ भाग होता है। भाग पराग कोण, ठीक है, पराग कोण होते हैं, ठीक है, पराग कोण होते हैं, एक्चुअली पराग कोष होना चाहिए, पराग कोष होते हैं, इसको कोष कर देना, ठीक है, पराग कोष होते हैं। तथा दूसरा सिरा लंबी नलीदार यानी नालीदार संरचना होती है, जिसे तंतु बोलते हैं। कहने का मतलब ये आपके सामने क्या हो जाएगा, पराग कोष हो जाएगा, ठीक है, पराग कोष हो जाएगा, और ये आपके सामने तंतुनुमा संरचना हो जाएगी यहाँ पर। तथा दूसरी लंबी नालीदार संरचना को तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। नेक्स्ट में
परागकोश के अंदर नर युग्मक होते हैं, मतलब इसी के अंदर छोटे छोटे नर युग्मक होते हैं जो आगे चल के क्या कर देते हैं, फीमेल के साथ जुड़ के फल बनाने में मदद करते हैं। तो ये लिख रखा आपके सामने, देखिए परागकोश के अंदर नर युग्मक होते हैं। परागकण एक ठीक में एक सूत्री नर केंद्रक होते हैं, मतलब एक नर सूत्री होता है। जब किसी फीमेल से मिलेगा तो 2 सूत्री हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। तो ये पुंकेसर की कहानी हो गई है यहाँ से। अब आते हैं तुम्हारे पास स्त्री केसर। लिख रखा स्त्री केसर क्या होते हैं। यदि तुम्हारे पास स्त्री केसर को जूम करके बनाया जाए, ठीक है, देखिए अब स्त्री केसर क्या होता है, ऐसे यहाँ पर हो गया तो ऐसे आगे चल के, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये हो गया है इधर, ठीक है, ये आगे की तरफ मूव करेंगे इस टाइप से और नीचे क्या कर देंगे, इस टाइप रूमा संरचना होती है, ठीक है। तो ये फीमेल वाला पार्ट होता है और इसी के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है बाबू, ओवरी होती है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। अब ध्यान से सुनिए एक एक के। स्त्री यानी स्त्री केसर मादा जननांग होते हैं, यानी स्त्री केसर मादा, इसके विभिन्न भाग होते हैं। पहला आपके सामने क्या लिख रखा, अंडाशय, मतलब ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है आपके सामने, अंडाशय। इसी के अंदर अंडा होता है, जो मेल वाला पार्ट अभी नहीं बताए हैं, ऐसे होता है, इसी से परागकण आता है और इसको फर्टिलाइजेशन करने में मदद करता है। तो लिख रखा है अंडाशय। स्त्री केसर के नीचे का मोटा भाग अंडाशय कहलाता है। देखिए निचला भाग जो मोटा वाला भाग होता है उसी को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर एक खाली स्थान को अंडाशय गुहा कहा जाता है, मतलब ये जो खाली स्थान होता है इसको अंडाशय गुहा बोलते हैं। इसी के अंदर अंडा होता है जिसमें अंडाणु यानी अंड पाए जाते हैं, यानी एग पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत, एग कहाँ पर पाए जाते हैं, अंडाशय के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक। अब आगे की तरफ मूव किया जाए, इस वाले भाग को वर्तिका बोला जाता है। देखिए अब एक चलते हैं, वर्तिका किसे कहते हैं, ये जो नलीनुमा संरचना होती है ये आपके सामने वर्तिका कहलाती है। क्या होता थी, वर्तिका कहलाती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। यानी क्या लिख रखा है, यह अंडाशय की अंडाशय से निकली एक पतली नाल जैसी संरचना होती जो अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ता है। मतलब ये आपके सामने ये जो ऊपर की नुमा संरचना है इसी को क्या बोलते हैं, आपके सामने वर्तिकाग्र बोला जाता है। क्या हो गया, वर्तिकाग्र। स्टाइल क्या कर देते, इसको और इसको जोड़ने का काम करती है। वर्तिकाग्र पे चिपचिपे पदार्थ होते हैं, जैसे उड़ के मान लेते हैं ये आए, चाहे कीट के जरिए, चाहे हवा के जरिए, पानी के जरिए, इसको ये चिपका लेता है। तो बोले लिखा तुम्हारे पास, यह अंडाशय से निकली एक पतली नाल जैसी संरचना होती जो अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने का काम करती है। कौन, वर्तिका। अब इसी के बाद आपके सामने क्या हो जाता है, यहाँ पर छोटा सा टॉपिक आप पढ़ लीजिए वर्तिकाग्र के बारे में। वर्तिकाग्र क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास ये वाली संरचना होती है इसी को टोपी नुमा संरचना, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। यह एक समतल संरचना है जो वर्तिका के ऊपर की ओर स्थित होता है। देखिए ऊपर स्थित होता है। पराग कणों यानी पोलन ग्रेन के लिए यह प्लेटफॉर्म की तरह होता है। कहने का मतलब चाहे हवा के द्वारा चाहे कीट के द्वारा उड़ के आएगा तो इसको ये प्लेटफॉर्म देगा, सतह देगा किस पे आके तुम टिको। अब वो अंदर की तरफ सक कर लेगा। यह लिखा पराग कणों के लिए एक प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। परागकण क्रिया के समय इसे ऊपरी यानी ऊपर ही परागकण आकर गिरते हैं, चाहे हवा के द्वारा चाहे किसी के द्वारा आए, उससे लेना देना नहीं है। चाहे हवा के द्वारा, चाहे मानव के द्वारा, चाहे किसी भी इंसेक्ट के द्वारा आए, उसी पे आके गिरते हैं, ठीक है। इसके ऊपर, ठीक है, प्राय चिपचिपा पदार्थ होते हैं, मतलब इसके ऊपर देखेंगे तो चिपचिपा पदार्थ होते हैं जो क्या कर देते हैं बाबू, इसे चिपकाने का काम करते हैं। बताओ जब चिपक जाएगा तो इजिली क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ सक करके मूव करके एक जगह से दूसरे जगह लाया जाएगा। मतलब इसकी पूरी मैकेनिज्म तीनों का समझो क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये आपके सामने इस नुमा संरचना बना दी है, ठीक है। ऐसे नुमा संरचना बना के इसको हम आगे की तरफ लेकर आते हैं। ये हो गया, ये आगे की तरफ संरचना हो गई है, यहाँ से इस तरह से हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको वर्तिकाग्र बोला जाता है। इसी पे मेल वाला पार्ट आके ऐसे गिरेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपके सामने, वर्तिकाग्र बोला जाता है। क्या हो गया, वर्तिकाग्र। और इसको क्या बोलते हैं आपके सामने, वर्तिका बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है आपके सामने, अंडाशय बोला जाता है, ठीक है। ये आपके सामने अंडाशय हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, अंडाशय हो जाएगा यहाँ से। अब होकारा, ध्यान से इनकी कहानी सुनिए। जैसे मान लेते हैं मेल वाला जो फ्लावर है इधर पे, अब होकारा है, यहाँ से मान लेते हैं चाहे हवा के द्वारा चाहे कीट के द्वारा इस पे आके गिरे। अभी बोले इस पे चिपचिपा पदार्थ होता है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा तो ये जर्मिनेट करके पोलन ग्रेन बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा।
ऐसे पोलिन ट्यूब बनाएगा और आके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तभी जाके तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फूल से क्या होगा गुरुदेव, फल का निर्माण होगा। अब यदि फल होगा तो फल के अंदर किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो मैकेनिज्म होती है जो काम करती है। अब जो ये आती है उसको क्या बोला जाता है, परागण बोला जाता है। परागण जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोला जाता है। चलो इसको अलग से एक छोटे से टॉपिक में इसको कवर कर लेंगे, यानी परागण क्या होता है। ठीक, तो चलिए ये रहा आपके सामने नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और पौधों में लैंगिक जनन के भाग के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।